Internal resistance of a cell depends on following factors. Internal resistance of a cell depends upon following factors. Depends upon following factors. नंबर एक, number one, the area of the plate dipped into electrolytic solution. And that is R is inversely proportional to A. Greater the area, smaller will be the resistance, and vice versa. R is greater than, R is proportional to A. Number two, the distance between the electrodes. The distance between the electrodes. ठीक, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. ये दूसरा फैक्टर. तीसरा, नेचर वीक है या स्ट्रॉन्ग, ये नेचर में आएगा. कंसंट्रेशन, कितने वॉल्यूम में कितना आपने सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डाला है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में आएगा. एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये वो फैक्टर्स हैं जिस पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ये लास्ट वीडियो में कट गया था, ये मैंने आपको बता नहीं पाए थे. इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे आपके बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. Combination of resistors. Number one, series combination. Resistors are said to be in series. Resistors are said to be in series if resistors are said to be in series if same current flows through all resistors. तो प्यारे बच्चों, क्या पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की रजिस्टर्स के? सीरीज कॉम्बिनेशंस की पहचान ये है कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हों उन सारे रजिस्टर्स के अंदर करंट सेम होगी, फ्लोज थ्रू, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर. ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है. ठीक, चलिए अब सपोज करते हैं आपके पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें एक करंट I फ्लो करे. बेटा याद रखें, करंट जिस पॉइंट से एंट्री लेती है वो हाई पोटेंशियल पर होता है, जिस पॉइंट को लीव करती है वो लो पोटेंशियल पर होता है. ये प्लस साइन, ये माइनस साइन. ठीक, अच्छा, जब
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गई तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे जॉर्ज साइमन ओम का लॉ लगेगा। जॉर्ज साइमन ओम का लॉ कहता है इसका पोटेंशियल V1 ये I R1 के बराबर। अब करंट यहां से निकलती है एक दूसरे रजिस्टर की ओर बढ़ती है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस हमने R2 लिया है। सेम करंट I एंट्री लेती है, रूल फिर से वही है, ये हाई पोटेंशियल रीजन, ये लो पोटेंशियल रीजन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। इसका पोटेंशियल ड्रॉप V2 I R2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यही करंट यहां से निकलती है, एक तीसरे रजिस्टर में जाती है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इधर से एंट्री ले रही है तो ये हाई पोटेंशियल यानी प्लस सिरा, इधर से लीड कर रही है यानी नेगेटिव पोटेंशियल, ये लो सिरा लो पोटेंशियल। अब ये करंट यहां से आई, बेटा करंट खुद से तो कहीं से आई नहीं होगी, इसलिए क्वाइट ऑब्वियस है कि हम पहले पोटेंशियल ड्रॉप V3 की वैल्यू IR3 लिख दें। अब इन तीनों का ये पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड करने के लिए हमने सर्किट में एक करंट फ्लो कराई है, तो सर्किट में अगर करंट है तो इसका मतलब उसका कोई सोर्स भी होगा, ये है वो सोर्स जिससे करंट निकली है, ये देखिए प्लस माइनस, यहां से करंट निकली तो सेल एक रूल फॉलो करता है। सेल कहता है कि हमने जितनी करंट सर्किट में सेंड की थी, चाहे कितना ही उसे क्यों ना घुमा लो, लेकिन जब नेगेटिव टर्मिनल पर लाना तो उतनी ही करंट लाना जितनी करंट हमने तुमको दी थी। यानी कोई भी करंट, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ करंट यहां से गायब नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन कैसा भी हो कैसा भी ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। नियम हाइपोथेटिकली ये बात कहता है कि जितनी करंट सर्किट में करंट सेल ने दी है उतनी ही करंट उसे वापस चाहिए। ये जानते हैं मैं आपके सामने क्यों डिस्कस करता हूं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर की सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सारे के सारे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगी और इन करंट के फ्लो करने की वजह से सर्किट में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो ये डायग्राम नोट करेंगे, हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं और आपको इसके आगे की विधि समझा रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए, देखिए तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। बच्चों इन तीनों को पोटेंशियल देने की जवाबदारी इसके पास थी, V के पास। सपोज कर लीजिए कि इस सर्किट की जगह हमने एक और सर्किट यूज किया जिस सर्किट का रेजिस्टेंस RS लिया, यही बैटरी फिर इसमें यूज कर ली। अब सर्किट को हमने जो करंट दी है वो I है, अप्लाइड पोटेंशियल V है, यहां से जाने वाली करंट I है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V की वैल्यू IRS हो जाएगा, ठीक। तो अब V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी, क्योंकि कि हमने इन तीनों रजिस्टर्स की जगह पर एक सिंगल रजिस्टर ले लिया है। इसलिए वी विल राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह पर हम लिखेंगे IRS, इसकी जगह पर हम लिखेंगे IR1, V2 की जगह पर हम लिखेंगे IR2 और V3 की जगह पर हम लिखेंगे IR3। आप देख सकते हैं कि I की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में है, इसलिए हम IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, सॉरी कॉमन ले लीजिए, R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो सीरीज इक्विवेलेंट, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसकी वैल्यू क्या हो गई? R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब बेटा हम इसको इरेज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, अर्थात RS की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, hence in series combination equivalent resistance is greater than the greatest resistance। सबसे ये पहचान, ठीक, यह है सीरीज कॉम्बिनेशन का लेखा जोखा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान कैसे होती है कि जितने भी रजिस्टर सीरीज में होंगे उन सब के ऊपर, उन सब में से सेम करंट फ्लो करेगी। चलो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखो, क्योंकि ये सब डेरिवेशन वगैरह तो नहीं आता, हाँ लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखो एक न्यूमेरिकल सीरीज कॉम्बिनेशन का, वीडियो को पॉज करके नोट करने की प्रथा पुरानी हो गई, आपको पता है। एक एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा रुको, पहले पैरेलल समझा ले तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। दो न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स are said to be connected in parallel if all each resistor have same potential, अब ये पैरेलल की पहचान है। अच्छा, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से समझ में आएगा। एक रजिस्टर लीजिए आप, कहिए इसमें फ्लो करने वाली करंट I1 है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा रजिस्टर आप लीजिए, इसमें कहिए I2 करंट जा रही है। अभी कहां से जा रही है, कैसे जा रही है, सब बता दो। R2 ले लीजिए आप। ठीक, फिर एक तीसरा रजिस्टर लीजिए R3, इसमें I3 करंट जा रहा है। अब इन तीनों को एक सिरे से बांध दीजिए। देखिएगा तीनों का प्लस एक कॉमन से। अब इन तीनों का माइनस भी आप एक सिरे से मान दीजिए। अभी ये देखो माइनस में आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है करंट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहां से करंट आ रही होगी तब तो अंदर जाएगी भैया, और फिर यही तीनों करंट मिलकर यहां पे कलेक्टिव हो जाएंगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सेल इस मामले में पूरी ईमानदारी बरतता है। जितनी करंट उसने दी है उतनी ही करंट उसे वापस चाहिए, उसमें उसे कोई समझौता नहीं करना है। There should be no compromise in the distribution of current when cell send a current I through the circuit. After a lot of distribution, when current again entered into the cell, it should be the same as it is emerged. Remember my point, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे की बात बहुत अच्छी बात है। ठीक साहब, ये देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ये प्लस ये माइनस। तो आपने अगर पोटेंशियल V अप्लाई किया था तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा। ये देखिए ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द
सर्किट। ठीक, अब आप चाहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाए, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो भैया पहले लिखो I1 की वैल्यू V अपॉन R1 ओम्स लॉ से, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 ओम्स लॉ से, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3 ओम्स लॉ से। अब ये देखो I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई। अब इफ यू वांट टू replace this combination of resistors by one resistance, then what will happen? अब वही चीज जो मैंने सीरीज के लिए की थी, एक रजिस्टर आप पैरेलल यहां पे लगा दीजिए, इसे आप प्लस और इसे माइनस कह दीजिए, बैटरी से I करंट फ्लो कराइए प्लस और माइनस, और ये I करंट जब फ्लो करेगी तो ये बैटरी B, अब B की वैल्यू आप IRP रख देंगे, यानी I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, V की वैल्यू क्या हो गई I अपॉन RP। प्यारे बच्चों, ये I कॉम्बिनेशन है इन तीन करंट का, I क्या है, कॉम्बिनेशन है इन तीन करंट का। तो इसका मतलब हम I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू I से इक्वेट कर सकते हैं, यानी एडिंग 1 2 3 एंड इक्वेटिंग बाय 4। ठीक, अगला स्टेप हमारा, तो इसे नोट कर डालिए इधर का सर्किट, तो हम आगे बताते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिटा देते हैं। अब देखो, हम जब इसको मिटाया तो यहां हम लिख सकते हैं एडिंग 1 2 3 एंड इक्वेटिंग इट बाय 4। नहीं, हाँ, तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3, I की वैल्यू V अपॉन R पैरेलल, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V सब में दिखता है आपको, कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R पैरेलल की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आया। ये RP क्या है बेटा, RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है। हेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance is smaller than smallest resistance। ये याद रखिए। अब हम अपनी बात को पुख्ता करेंगे और आपको सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना है, इसके लिए अब आपको एक सवाल बताएंगे। आई विल टेल यू अ न्यूमेरिक, हाउ विल यू टैकल विद दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको वो बेसिक प्रॉब्लम समझ में आया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, कैलकुलेट नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट थ्रू ईच रजिस्टर,
थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, थर्ड, पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर। देखो, दो सर्किट देता है। एक सर्किट में दो रजिस्टर इस तरीके से लगे हुए, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, और यहां पर एक बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट की है, पहला। और दूसरा सर्किट बेटा ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 3 ओम का रजिस्टर, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ये भी 12 ही वोल्ट की बैटरी है। तो रजिस्टर भी सेम है, बैटरी भी सेम, लेकिन अरेंज करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, यानी ये सीरीज अरेंजमेंट है। आप जानते हैं सीरीज अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2, ठीक। अब पोटेंशियल इनका सेम होता है। अच्छा, चलो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बड़ा आसान है भाई, कैसे निकालते हैं? R सीरीज की वैल्यू 2 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 5 ओम हो गई, और R पैरेलल का रेजिस्टेंस 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2, इट implied that 1/R पैरेलल is equal to 1/2 plus 1/3। हाँ जी, तो R पैरेलल क्या आ जाएगा? 1/R पैरेलल is equal to 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा R पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी 6/5 दैट इज 1.2। देख लो बेटा, सेम रजिस्टर्स को डिफरेंट वे में जोड़ने का क्या फायदा होता है। डिफरेंट वेज में हमने 2 और 3 ओम के रजिस्टर जोड़े तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 5 ओम और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 1.2 ओम आया। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अरे सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब याद रखना, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ऊपर वाला भी नहीं मिटा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन है भैया। अब इक्विवेलेंट करंट, पहले नेट करंट निकालो। तो नेट करंट कैसे निकाली जाएगी? नेट करंट का फार्मूला होगा पोटेंशियल अप्लाइड यानी 12 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, भी कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4 एम्पियर। ये इस सर्किट के लिए आंसर। अब इसमें बेटा जी, इसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला 1.2 ओम। तो अब इसमें नेट करंट कितनी होगी बेटा? नेट करंट इसमें हो जाएगी 12 वोल्ट अपॉन 1.2 ओम यानी 10 एम्पियर। फर्क देख लो, फर्क देख लो भैया। ये 10 एम्पियर की करंट तुम्हारे एसी में आती है, इसीलिए तुम्हारे घर में रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पैरेलल में जोड़े जाते हैं। ठीक, अब नेट करंट निकल आई। ठीक, नेट करंट निकल आई। अब जब नेट करंट निकल आई तो चूंकि इसमें दोनों में करंट सेम होगी, यानी I की वैल्यू 2.4 एम्पियर इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो अब इसका V1 V2 ओम, अर्थात 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो गया बाबू 4.8 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर हम V3 ओम निकालेंगे
तो V3 ओम कितना आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 7.2 वोल्ट। जोड़ के देख लो 12 वोल्ट आया कि नहीं आया। V1 प्लस V2 इक्वल टू V है कि नहीं, बिल्कुल है साहब। तो ये तो हो गया है, पोटेंशियल भी निकल आया। अब जब इसके पोटेंशियल की बात करोगे तो पहले के करंट की तो बात कर लो। करंट कैसे निकालोगे, देखो 12 वोल्ट का पोटेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा, ये पैरेलल की खासियत होती है, ठीक है। जो अप्लाइड पोटेंशियल है वही इस पर भी अप्लाई होगा और वही इस पर भी अप्लाई होगा। अब बाबू करंट निकालना है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की होगी वैल्यू 12 वोल्ट अपॉन 2 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। और I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू होगी 12 वोल्ट अपॉन 2 ओम, तो ये हो जाएगा अरे 3 ओम, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। देखो आया कि नहीं करंट, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल विद द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बाकी एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल डेडिकेटेड बना के दे देता हूं, अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिए, जरा सा हम इस 8 के अंतिम चैप्टर को अंतिम रूप दे दें। इसी में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8C। चैप्टर नंबर 8C बेस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, यानी वो एनर्जी जिससे आप किसी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करा, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए हमें तो सब 12 वाला याद है, इसलिए हमें थोड़ा सा आपका सिलेबस 1 सेकंड के लिए देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपको पढ़ाना है। तो आपको पढ़ाना मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है। ठीक, देखो भाई किसी भी रजिस्टर में करंट अपने से फ्लो नहीं करेगी। एक तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, दूसरे चार्ज को रजिस्टर चूंकि बाधा डालता है, तो वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज थ्रू अ रजिस्टर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक, वर्क डन। आइए हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत आसान है, फार्मूले हैं सिर्फ इसमें। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका एक न्यूमेरिकल वीडियो मैं बनाकर जरूर दूंगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक बड़ा आसान सा सर्किट कंसीडर करते हैं। इस सर्किट में एकमात्र रजिस्टर है R, इसमें एकमात्र बैटरी है V। ठीक, इससे एक करंट I फ्लो कर रही है, जाती है करंट, आती है करंट I। क्या है भाई, आज जाती है करंट, आती है करंट। कहिए लेट Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज flows through the circuit for time t, then Q is equal to IT, where I is the current flowing through the circuit, where I is the current flowing through the circuit. Let Q is the amount of charge flow through the circuit for time t. तो work done in sending Q amount of charge through the circuit by the cell, work done by the cell in sending Q amount of charge
through the circuit. W is equal to Q into V. W is equal to Q into V. But Q is equal to IT. तो ये एक फार्मूला आ गया VIT, इक्वेशन नंबर 1. This work will be stored in the form of electrical energy. This work will be stored in the form of electrical energy. यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मिटा दीजिए. This work will be stored. This work will be dissipated as electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम लिखते हैं E. यहां पर बेटा EMF नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू VIT. अब ये पहला फार्मूला, वी नो दैट V is equal to IR, where R is the resistance of circuit. तो E का दूसरा फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? IR इंटू IT. ये हो गया I स्क्वायर R इंटू, इक्वेशन नंबर 2. ये दूसरा फार्मूला हो गया. फिर हमें मालूम है, we know that I is equal to V by R. अच्छी बात है. V क्या है? पोटेंशियल ऑफ सेल या EMF ऑफ सेल. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तीसरा फार्मूला देखो, E is equal to V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T. वाह भाई वाह. V स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. ये तीसरा फार्मूला. ये 3 फार्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी आप वैसा वहां पर अप्लाई कर डालेंगे. राइट. तो ये 3 एनर्जी के फार्मूले हो गए. अब एनर्जी किसी की भी फॉर्म की हो, उसे हम हमेशा जूल में नापते हैं. तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्सो जूल, कोई दूसरी यूनिट नहीं. कमर्शियल यूनिट होती है, वो हम आपको बताते हैं, आप घबराएं ना, लेकिन पावर के बाद बताएंगे. The SI unit of electrical energy, the SI unit of electrical energy, the SI unit of electrical energy is जूल. क्या है बेटा? ये जूल. नोट कर ले. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट क्या है? जूल. चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं. अब जब एनर्जी निकल आई तो इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? The rate at which electrical energy
the rate at which electrical energy is supplied, the rate at which electrical energy is supplied by the source, या dissipated by the source, supplied by the source या dissipated in the circuit is known as electrical energy. Supplied by the source is known as electrical power. Electrical power. So what is the formula of electrical power? We know that if Q amount of charge supplied by the battery, supplied by the cell, supplied by the source, कुछ भी लिख दो, supplied by the source for time t, then work done W is equal to Q into V, where V is applied potential, where V is the potential, ये आपको पता है, तो पावर का पहला फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का पहला फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. Electrical energy divided by time. What is electrical energy? You know that. This is Q upon T. एक फार्मूला तो ये हो गया. अब Q की, यार Q तो हम लेते नहीं, Q की जगह IT लिखो, IT into V upon T, T से T कैंसिल, तो पहला फार्मूला पावर का क्या बना? P इलेक्ट्रिकल, ये बना VI. अब इसी से फार्मूले पे फार्मूला बनता चला जाए, जैसे वहां 3 फार्मूले बनाए थे वैसे यहां भी 3 फार्मूले बना लेंगे. अब अगर हमने तुम्हें V की जगह IR लिख दिया as V is equal to IR, it implied that ये पहला फार्मूला. P इलेक्ट्रिकल का दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R. अगर मगर पावर, अब देखो कहीं क्या कहे कि अगर हम I की जगह पर V by R लिख दें तो इलेक्ट्रिकल पावर का तीसरा फार्मूला V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इंटू R. बहुत बढ़िया, V स्क्वायर बाई R हो जाए. T तो कट गया, एक ही बार T काट के हमने 3 फार्मूले जनरेट कर दिए. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फार्मूले, पावर के 3 फार्मूले, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नमक स्वादानुसार, फार्मूला न्यूमेरिकल अनुसार. जैसा जैसा न्यूमेरिकल रहेगा वैसे वैसे फार्मूले आते जाएंगे. यू गॉट माय पॉइंट? ओके, ये था. अब साहब, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेफिनेशन याद कर लेना, कन्वर्जन याद कर लेना, क्योंकि ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें पहली चीज है वाट आवर. What is watt hour? 1 watt hour is the electrical energy consumed. 1 watt
hour is the electrical energy consumed by an electrical appliances of power 1 watt in 1 hour. By an electrical appliances of power 1 watt in 1 hour. ठीक, तो देखो 1 watt hour यानी 1 watt इंटू 1 hour, तो 1 watt इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। वाट सेकेंड का मतलब होता है जूल। अब देखो 1 वाट आर की वैल्यू क्या हो गई 3600 जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ये वाट आर की डेफिनेशन क्या हो गई 1 वाट आर की डेफिनेशन हो गई, 1 वाट आर की डेफिनेशन हो गई। अब किलोवाट आवर क्या होता है इसको नोट कर लो। अब देखो किलोवाट आवर, इसको नोट करो, इसी में जुगाड़ लगा देते हैं। किलो वाट आवर, तो किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इन 1 आवर। अब ये 1 किलोवाट का मतलब 10⁻³ वाट हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखा स्मार्टनेस 10⁻³ वाट। अब ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूलन जूल। भाई 10⁻³ यहां से आ गया, 10⁻³ यहां से 1 किलोवाट आवर। यही पूछा जाता है आपसे। हाँ ठीक। पावर रेटिंग ऑफ ए कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये भी एक समझने और समझाने वाली बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली की शॉर्टेज होती है और बिजली एकदम से आती तो आपके बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, यानी औकात से ज्यादा करंट उसको मिल गई। तो इसीलिए हमें पावर रेटिंग समझना चाहिए। पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग और उसको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करना, दो अलग अलग बातें हैं। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब देख लो, मान लो तुम्हारे पास एक बल्ब है, समझना, एक बल्ब, ये इसका हमने रजिस्टेंस दिखाया। अब ये किसी सर्किट में नहीं है बच्चों। अब इसके ऊपर तुम देख सकते हो बल्ब हुआ है, एलईडी हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घर के अंदर हो तो उसे देखना, मोमबत्ती थोड़े हो, उस पर दो चीजें लिखी हुई होती है। 100 वाट, जैसे मान लो लिखा हुआ 220 वोल्ट, तो ये क्या है, ये पावर ऑफ द बल्ब है। क्या है बेटा, ये पावर ऑफ द बल्ब है। और ये क्या है, ये वो वोल्टेज है जो ये अगर तुम सप्लाई करोगे तो ये 100 वाट का पार देगा। इसी का मतलब होता है पावर रेटिंग, इसी का मतलब होता है पावर रेटिंग। ये पी है बेटा, पी बल्ब, और ये क्या है, ये वोल्टेज at which it gives maximum power, यानी 100 वाट। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में एकदम से लाइट धीमी होगी तो तुम देखोगे बल्ब तुम्हारे डिम हो जाते हैं, है ना। क्यों डिम हो गए भाई बल्ब?
क्योंकि आप उसको 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे रहे। जो यूजुअल हमारे घरों की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक। तो ये V है। अब इससे एक चीज निकाली, एक दो तीन चीजें निकाल सकते हो। जैसे आपको रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालो। क्या निकालो? पावर रेटिंग की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब का फार्मूला यहां से आएगा, V²/P। जैसे मिसाल के तौर पर इसी का रेजिस्टेंस देखो कितना खतरनाक रेजिस्टेंस आता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसी का रेजिस्टेंस लें तो इसका 220 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज और 100 वाट का पावर, तो RB की वैल्यू जरा देखो क्या आती है, 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 100। अरे बप्पा कितनी आ गई? 484 जॉर्ज भैया साइमनो। कितने? जॉर्ज भैया साइमनो 484 आ गई। कितनी आ गई? 484। अच्छा, ये पावर रेटिंग है। देखो इसका अभी सप्लाई से कोई मतलब नहीं, ये कुल अपना काम कर रहा है। अब सेव करंट, बल्ब फ्यूज ना, द मैक्सिमम करंट अलाउबल टू अ बल्ब दैट इज नोन एज सेफ करंट। ठीक है, द मैक्सिमम करंट। तो रेजिस्टेंस वो ले लिया, ये वोल्टेज रेटिंग भी कहलाती है बच्चों। इसका एक नाम, जैसे ये पावर रेटिंग है वैसे ये वोल्टेज रेटिंग भी है। इसका सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात बताए दे रहा हूं, पहले से याद रखिएगा। रेजिस्टेंस बनाते, बल्ब बनाते समय ही उसके रेजिस्टेंस को नाप करके उसके ऊपर उसके मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम वोल्टेज जिसको वो बर्दाश्त कर पाए उसे लिख दिया जाएगा। भैया अगर तुम 100 वाट के बल्ब को 440 वाट पर वोल्ट पे लगा दोगे तो भक से करके वो उड़ जाएगा, फट जाएगा। क्यों फट गया? क्योंकि कि उसमें मैक्सिमम पावर, अरे वोल्टेज बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी वो 220 वोल्ट थी और तुमने उसको 440 वोल्ट का झटका दे दिया, इसलिए वो क्या हो गई बच्चों? वो अपने घर को चली गई। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो पावर रेटिंग से एक तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूसरे हम सेफ करंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सेफ करंट। सेफ करंट निकालने के लिए फार्मूला अपन क्या यूज करेंगे? P बराबर होता है VI, तो I यानी सेफ करंट। जैसे रेजिस्टेंस निकाला वैसे सेफ करंट। सेफ करंट क्या होती है बेटा? सेफ करंट होती है मैक्सिमम अलायबल करंट सो दैट बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड। मैक्सिमम अलायबल करंट, जाने वाली करंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है? P/V। अब जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, I इज इक्वल टू कितना हो गया भैया जी? P का मतलब 100, 220। आए नाम बड़े और दर्शन छोटे। 10/22 यानी 5/11, कुल मिला मुलू के कितना आएगा? 11 चौके 44 है, 6 बचा। 11 पंजे 55, ज्यादा उड़ो ना, बस इतने पे ही रहो। ये सेफ करंट इसकी निकल आई। तो सेफ करंट कैसे निकाली जाती है? पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, फार्मूला लिख लो। पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, बहुत खुशी की बात है भैया। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें तुम सिर्फ एक फार्मूला याद रखो, नंबर ऑफ यूनिट्स। कैसे निकालोगे? पावर इन किलोवाट इन टाइम इन आवर। मिसाल के तौर पर तुमने एक बल्ब लिया जिसका वाटेज कितना है? 100 वाट। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। तुमने उसे 10 घंटा जला दिया। कितना? 10 घंटा। 100 वाट का बल्ब था, 10 घंटे जला रहे हो, तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जला रहे हो तो 1000 जूल एनर्जी खर्च कर। ये कमर्शियल यूनिट हो गई, 1 यूनिट बिजली हो गई आपकी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ बिजली, कमर्शियल यूनिट ऑफ लाइट, एनर्जी इन किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
जिससे आपके घर का बिजली का बिल आता है, जो लोग भरते हो, जो लोग कटिया मारते हो, उनके लिए नहीं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली का बिल भर के ईमानदारी से 22 घंटा एसी चलाते हैं, उनके लिए न्यूमेरिकल काफी कुछ समझाने के लिए। प्लीज सेव द इलेक्ट्रिसिटी इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड आल्सो द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन। लोग एसी चला के चल देते हैं, ये भी कमरा ठंडा हो जाइए तब हम अंदर रहेंगे, देखो कितना खर्चा होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब वाट क्या लिखेंगे? पावर इन किलोवाट। समझना मेरी बात को, मत आना रात को। पावर इन किलोवाट, समझे लड़कों? पावर इन किलोवाट, पावर इन किलोवाट, टाइम इन आवर, टाइम इन आवर। ये हुआ एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब इसी को डिवाइडेड बाय 1000, वाह भाई वाह, कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 1000। अब इसी को V इन वोल्ट, V इन वोल्ट, V इन वोल्ट, I इन एम्पियर, और T इन आवर। T किसमें? एम्पियर, वोल्ट एंड T इन आर। जब बच्चों हम न्यूमेरिकल बताएंगे तब हम आपको इसका यूज भी सिखा देंगे, आप घबराइए नहीं। अभी आप फार्मूला याद, ठीक? बात अपॉन 1000, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अच्छा सा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है? यूआई, जो बिजली का बिल आया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब इस फार्मूले से निकाल लोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर किलोवाट, कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डॉक्टर जूल्स ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि जब करंट फ्लो करती है तो हीट एनर्जी जनरेट करती, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। तो जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, वैसे करंट की वजह से भी हीट जनरेट होती है। तो डॉक्टर जूल ने ये फाउंड किया एक्सपेरिमेंटली कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, देखिए अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा ये पुराना फार्मूला नए तरीके से सिखा रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ पुराना फार्मूला है, नए तरीके से सिखा था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, कौन? लीजिए वो साइंटिस्ट जिसके ऑनर में एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल रखी गई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, डॉक्टर जूल, द हीट प्रोड्यूस्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, जैसे कि बिना रजिस्टर के हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, नंबर 1, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, वेयर I इज द करंट, ठीक। नंबर 2, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर R is the resistance,
और नंबर 3, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, where T is time, where T is time। ये डॉक्टर जूल का फार्मूला था। इन तीनों प्रोपोर्शनलिटी को मिला दीजिए। अभी आपके लेवल पर वो बात नहीं है, हम इतना ही बात करेंगे I²R×T, और बाद में इसी को आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें तो H की वैल्यू 4.2 I²R×T कैलोरी। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है अगर R रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करे। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है भैया? I करंट के फ्लो करने से R रेजिस्टेंस में हीट जो प्रोड्यूस होती है, ये 4.2 नहीं भैया, जूल में, ये जूल में, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट, ये जूल में आई है। अब इसको कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे आप पहले तो इसे जूल में लिख लो बेटा। अगर इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो H की वैल्यू 0.24 I²R×T हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर आपका हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसे डॉक्टर जूल्स का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स खुद कीजिए, बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं आप घबराइए नहीं, पूरे 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल की वीडियो मैं आपको दूंगा। प्लीज आप उसे देखें और हमारी मेहनत को फायदेमंद करें। हाउस होल्ड सर्किट में जो है वो भी, चलिए इसको भी अभी हम इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं शॉर्ट कैप में, ताकि आपको पता लग जाए क्या है क्या नहीं है। और एक लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो भी प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह। इसमें ट्रांसफार्मर पढ़ना आपको। चैप्टर नंबर 11 तो मैं आपको करवा ही चुका था। अब केवल आपका एक लास्ट चैप्टर बच जा रहा है, रेडियो एक्टिविटी। वो भी नॉलेज और थ्योरेटिकल बेस है। तो बच्चों इस बार न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 8 और एक चैप्टर नंबर 11। आज चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हुआ और चैप्टर नंबर 11 हम ऑलरेडी खत्म करा चुके हैं। तो अब कुछ बचता नहीं है। हाउस होल्ड सर्किट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे इसके अगली वीडियो में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।